इस वीडियो में हम जानेंगे कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक जी के द्वारा जो एक जियो आया है, नया जियो 15 मार्च को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बेसलाइन आकलन के लिए। प्राथमिक स्तर पर तो हमें क्लियर था कि आकलन होना है, क्या उच्च स्तर पर भी आकलन होना है, किस तरह से आकलन होना है, कैसे आकलन होना है, इन बहुत सारे प्रश्नों का आंसर हमें इस जियो को पढ़ने के बाद मिलेगा। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या बताया गया है, किन किन क्वेश्चनों के आंसर हमें मिलते हैं। कि जब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं कि जब प्राथमिक में समृद्ध मॉड्यूल चल रहा होगा, जूनियर में क्या क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। प्राइमरी में जब हम प्रेरणा तालिका भर रहे होंगे तो हम जूनियर में कैसे प्रेरणा तालिका भरेंगे, कौन सी प्रेरणा तालिका भरेंगे, क्या प्रेरणा तालिका भरेंगे, वह भी इसमें से क्लियर हो जाता है। उसको भी हम आगे समझेंगे, जानेंगे। तो मैं बिना टाइम गवाए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पहला है, सर्वप्रथम विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर का आकलन करते हुए शिक्षण की प्रभावी रणनीति शिक्षक द्वारा तैयार की जाएगी। आकलन करते हुए शिक्षण की प्रभावी रणनीति शिक्षक द्वारा बनाई जाएगी। कैसे बनाई जाएगी? प्राथमिक स्तर पर क्लियर है, समृद्ध मॉड्यूल के द्वारा। उसमें सारे गतिविधि दी गई हैं, 8 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है। मगर हम यहाँ बात करते हैं, प्राथमिक का तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग कर या उसी प्रकार का आकलन प्रपत्र बनाकर विद्यालय स्तर पर बनाकर 6 से 8 के बच्चों का हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों का बेसलाइन टेस्ट हम करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बेसलाइन के लिए समृद्ध मॉड्यूल में दिए गए हैं जो हम भाषा और गणित के कर रहे हैं। मगर जो जूनियर की हमारी क्लासेस हैं, कक्षा 6 से 8 वाले जो क्लासेस हैं, उनके लिए हमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों का बेसलाइन आकलन करना है। प्रपत्र ध्यानाकर्षण जो हमारी हस्तपुस्तिका है, ध्यानाकर्षण का जो मॉड्यूल है उसमें लास्ट में दिए गए हैं। या तो हम उन्हीं प्रपत्रों का प्रयोग करके या उसके जैसे विकसित करके, जैसे वो दिए गए हैं उनके जैसे विकसित करके हम करेंगे। क्या करेंगे? बेसलाइन टेस्ट। अब आगे अब बात आती है कि ये जो बेसलाइन है, यह बेसलाइन आकलन से पूर्व शिक्षक डायरी में आकलन के प्रकार एवं टूल का भी अंकन हम करेंगे। हम लिखेंगे कि कौन से टूल को और कौन से आकलन के प्रकार को हम यूज़ कर रहे हैं, मौखिक, लिखित, कौन सा टूल है। यह जो आकलन है 25 मार्च से पहले पहले हमें करना है। और 25 मार्च से पहले करने के बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि नंबर 2 पॉइंट में कि आकलन हेतु विद्यार्थियों को ब्लैंक शीट दी जाएगी। आकलन के पश्चात परिणामों को संबंधित कक्षाध्यापक या विषयाध्यापक द्वारा छात्रवार अभिलेखीकरण किया जाएगा, यानी कि उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। आकलन के पश्चात बच्चों की कॉपियों का आगामी 4 दिनों में मूल्यांकन कर प्रेरणा तालिका में बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष अंकन किया जाएगा। यानी कि 25 तक करना है, 4 दिन और लगा लिए तो पूरा मार्च हमारा फिनिश हो जाएगा। यानी कि अप्रैल से पहले पहले हमें प्रेरणा तालिका में अंकित कर देना है कि कौन से बच्चा कौन से लर्निंग आउटकम को पर है, कहाँ है, यह प्रेरणा तालिका में हमें अंकित कर देना है। इस प्रकार यह ज्ञात हो सकेगा कि बच्चों के साथ किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। ये तो प्राथमिक स्तर की बात हुई। जूनियर स्तर में प्रेरणा तालिका की बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि कहाँ से आएंगी, क्या होंगी, तो उसको भी यह जियो स्पष्ट कर देता है। आप नीचे देखोगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के मध्य लर्निंग आउटकम को चिन्हित कर शिक्षक प्रेरणा तालिका बना लें। शिक्षकों को खुद प्रेरणा तालिका बनानी है तथा उसके वर्तमान स्तर को उक्त अनुसार दर्ज करना है कि जिस भी स्तर में बच्चा है उसमें उसको दर्ज करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के लर्निंग आउटकम को चिन्हित कर शिक्षक प्रेरणा तालिका बना लें। इस पर हमें फोकस करना है, हमें खुद से बनानी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि बेसलाइन आकलन की कॉपियां या समस्त रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर कम से कम 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान इनको संदर्भित किया जा सके। यानी कि जो बेसलाइन के रिकॉर्ड होंगे, जो कॉपियां होंगी, उनको हमें विद्यालय स्तर पर कम से कम 1 वर्ष के लिए उनको सुरक्षित रखना है।
अब नेक्स्ट है, आगामी 8 सप्ताह के समृद्ध हस्त पुस्तिका के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जानकारी अभिभावकों से साझा की जाए तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए निरंतर प्रेषित एवं प्रोत्साहित किया जाए। उक्त के अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को शिक्षक डायरी में दर्ज करें, यानी कि जो हम कार्य करेंगे क्लासेस में उसको हम शिक्षक डायरी में भरेंगे। बहुत दिनों से हमारे पास यह प्रश्न था कि डायरी हमें मिल गई हैं, अब भरेंगे कब? तो यह जो कार्य हम करेंगे समृद्ध मॉड्यूल में जो हमारा कार्य चलेगा, समृद्ध हस्त पुस्तिकाओं में या जो रिमेडियल टीचिंग हमारी चलेगी उसमें जो हम दैनिक कार्य योजना जो भी हम कार्य करेंगे उसको हम शिक्षक डायरी में दर्ज करेंगे, तदनुसार शिक्षक कार्य सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार प्रेरणा उत्सव के 100 दिनों के अंदर विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को कम करने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया गया है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसकी बात नेक्स्ट आती है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आकलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों की स्तरानुसार सूची शिक्षक के संदर्भ के लिए है, यानी कि जो स्तर हम बनाएंगे वह शिक्षक के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। किसी भी बच्चे से यह नहीं कहा जाए कि उसका अधिगम स्तर किस कक्षा के अनुरूप है। प्राथमिक स्तर पर समृद्ध, उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रिमेडियल टीचिंग के दौरान शिक्षक प्रत्येक सप्ताह बच्चों की समझ व कौशल को परखेंगे, यानी कि प्रत्येक सप्ताह जो हम करेंगे, जो टीचिंग कर रहे होंगे रिमेडियल टीचिंग, तो उसमें जो हमारा रचनात्मक जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो चलता रहेगा, यानी कि हम असेसमेंट उसको समझ को परखते रहेंगे। जैसा आपने देखा है कि कब छठे दिन इसको होना है तो ये परखते रहेंगे। इस प्रकार वे यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा पढ़ाई गई अवधारणा बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, संबंधित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार फॉर्मेटिव तरीके से शिक्षक बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करेंगे तथा उनकी प्रगति को पूर्व में वर्णित तरीके से प्रेरणा तालिका में अंकित करेंगे, जैसे हमने बताया है। इसके लिए जीओ भी आया था। इस पूरी प्रक्रिया में समृद्ध हस्त पुस्तिका के साथ साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्री, गणित पोस्टर, अभ्यास कार्ड, गणित किट आदि का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। यह जो हमारा समृद्ध मॉड्यूल की दैनिक कार्य योजना है उसमें विस्तृत वर्णन है इसका। 8 सप्ताह की रिमेडियल टीचिंग के पश्चात सभी बच्चों का एंडलाइन टेस्ट असेसमेंट भी किया जाएगा। ये बेसलाइन आकलन की तरह ही किया जाएगा। एंडलाइन असेसमेंट के पश्चात शिक्षक सामान्य शिक्षण प्रक्रिया में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट नियमित रूप से सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करने से वे बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर से वैज्ञानिक रूप से परिचित होते हुए अपनी शिक्षण योजना में आवश्यक बदलाव व परिमार्जन कर सकेंगे। इससे विद्यालय और बच्चों के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो सकेंगे। प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा टीएलएम हेतु आवश्यक सामग्री का निर्माण और क्रय किया जाए। आवश्यकतानुसार कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित भी किया जाए। जो टीएलएम बनाए, जो टीएलएम क्रय करें, उनका आवश्यकतानुसार कक्षा में प्रयोग भी किया जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि संबंधित ब्लॉक के एआरपी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान द्वारा अपने विकासखंड के विद्यालयों के बेसलाइन आकलन परिणामों के आधार पर स्तरवार बच्चों की संख्या की सूची तैयार कर अपने पास रखें। परिणामों के आधार पर, बेसलाइन परिणामों के आधार पर स्तरवार बच्चों की संख्या की सूची तैयार कर अपने पास रखें, जिससे कि फॉर्मेटिव सुपरविजन के दौरान उनका उपयोग किया जा सके। यह सूची एसआरजी व डाइट मेंटर के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए सपोर्टिव सुपरविजन के लिए। समुदाय का सहयोग, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बेसलाइन आकलन से प्राप्त बच्चों के परिणामों को सारांश रूप में अभिभावक शिक्षक संघ में प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किया जाए। जो बैठक है उसमें साझा किया जाए। इस बैठक में अभिभावक को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि वे कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें। एंडलाइन के परिणामों को भी अभिभावकों के साथ साझा किया जाए,
तथा रिमीडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी सराहा जाए। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले बच्चों को विद्यालय प्रबंधन समिति, अध्यापक, अभिभावक बैठक के सम्मुख बुलाकर सम्मानित किया जाए, जिससे कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो सके। ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के अभिभावकों के योगदान को भी सराहा जाए। तो यदि हम यहाँ मोटा मोटा देखें तो यह है कि जूनियर में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चलना है, जो ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में वर्णित है, और प्राइमरी में क्योंकि उसमें सामुदायिक सहयोग की भी बात की गई है। आप देखोगे जब उस ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को आप देखते हो, जब ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग हुई थी उसमें भी बताया गया था ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के बारे में। तो हमारा कक्षा 6 से 8 वालों के लिए ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चलना है, और कक्षा 1 से 5 वाले बच्चों के लिए क्या चलना है, समृद्ध मॉड्यूल। तो यदि आपको वीडियो लाभकारी लगा हो, हाँ, इसमें वित्तीय प्रावधानों की भी बात कर लेते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। इस सारे के लिए जो हम बेसलाइन टेस्ट या एंडलाइन टेस्ट लेंगे, फोटोस्टेट भी करानी पड़ेगी, कोई सीटें भी खरीदनी पड़ेंगी, ब्लैंक पेपर भी। तो उसके लिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि वित्तीय प्रावधान वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में CCE कार्ड और चाइल्ड प्रोफाइल मद में स्वीकृति के अनुक्रम में प्राथमिक विद्यालय हेतु 250 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 150 रुपये और कंपोजिट विद्यालय हेतु 400 रुपये प्रति विद्यालय की दर से धनराशि दी गई है, मिलेगी। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने स्कूल्स में बेसलाइन टेस्ट करना है, अपनी जो डायरी है उसको भरना है। ये इसमें बता दिया गया है वीडियो में, आप समझ भी गए होंगे। तो इस तरह से आपने देखा है, ये जो आपके सामने यहाँ एक 15 मार्च को जीओ आया है, उसी के अनुसार हमने बातें की हैं। ऐसी कोई मनगढ़ंत बातें इसमें नहीं है। तो ये परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है, प्रेषित किया गया है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बेसलाइन आकलन से संबंधित वो सारी प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी, हमने चर्चा कर ली है। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर दिस वीडियो, और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।